तो जो नया टॉपिक है वो बिल्कुल नया टॉपिक है और वो हमेशा नया ही रहेगा, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस खत्म होगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, पर इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, तब ये खत्म होगा। ठीक है, अब पहला सवाल है व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? किसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? क्या होता है जल्दी बताओ। शट अप। जो प्रोसेस तुरंत अगर यहाँ पर केक ला करके रखा जाए ऐसे ओपन करके, ठीक है, और किसी को भी खाने ना दिया जाए, खाली आप देख सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आया? अपने आप मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। होगा कि नहीं होगा? ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो या जिनको एक बार शुरू कर दे उसके बाद अपने आप हो, वो सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोयले को एक बार जला दो फिर अपने आप जलता रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आया? ठीक है, छत पे कपड़े डाल दो, जाकर के गीले कपड़े सूख जाते हैं अपने आप ही सूखते हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? तो लिखो इसकी डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। Spontaneous process may be defined as spontaneous process may be defined as spontaneous process may be defined as irreversible process. Spontaneous process may be defined as irreversible process. Spontaneous process may be defined as irreversible process which has a natural tendency to occur. Spontaneous process may be defined as irreversible process which has a natural tendency to occur, which has a natural tendency to occur, natural tendency to occur either of its own, either spontaneous process may be defined as irreversible process which has a natural tendency to occur either of its own or after proper initiation, or after proper initiation, or after proper initiation, or after proper initiation under the given set of condition, under the given set of condition, under the given set of condition. तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर आइदर ऑफ इट्स ओन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, घर में पोछा लगा दिया जाता है तो पानी अपने आप सूखता है कि पैसे देने पड़ते हैं? अपने आप सूखता है, पंखा चलाना पड़ता है। पंखा चलाओ जल्दी हो जाता है, हाँ। नहीं चलाया तो भी सूख जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सूख जाएगा, होता है ना ऐसा? दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल लिखो, इवापोरेशन यानी इवोपरेशन ऑफ वाटर। इवोपरेशन ऑफ वाटर का मतलब ये है पानी जो लिक्विड है वो अपने आप पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और बात बताओ मुझे, एक और बात। एक गिलास पानी लिया, हल्का गुनगुना पानी, जिसमें आपने 1 चम्मच शक्कर को डाला, ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं किया, स्टिल कुछ नहीं किया, तो जो शक्कर का पार्टिकल का साइज था वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। मतलब घुल रही है वो अपने आप ही, आपने तो कुछ नहीं किया ना। ठंडा पानी ले लो तो भी चल जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो लिखो दूसरा एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देखो शुगर होता है
C12H22O11, पानी होता है H2O, ठीक है। ये बनेगा C12H22O11 एक्वस, यानी पानी में घुल जाएगा ये, ठीक है। ओके, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी चीज बताएगा। लिख लो दूसरा एग्जांपल। बर्निंग ऑफ कोल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। पर इसको एक बार आपको शुरू करना पड़ेगा, कोयले को एक बार जलाना पड़ेगा, और एक बार जल गया कोयला तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप जलता रहेगा, ठीक है। इसी का प्रोसेस का यूज उसमें किया जाता है अंगीठी में। अंगीठी समझते हो ना? अंगीठी नहीं समझते? सर समझते, जिसपे हाथ सेकते हैं। हाँ शायद वो कोयले वाली ट्रेन में भी पुराने जमाने में, ठीक है। वो लास्ट ट्रेन गदर में चलाई गई थी, उसके बाद नहीं चली कोयले वाली ट्रेन। हाँ ठीक है, हाँ वो सकीना को लेके आए, उसके बाद से हरकत नहीं किया परदेसी, ठीक है। किसको है? अरे गदर को भी नहीं देखी तुमने? ये किसको लेके आए? पढ़ाई कर ले, इसको ठीक है। चलो तो भैया ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझ में आया? क्या होता है प्रोसेस? ऐसे प्रोसेस जिनको एक बार शुरू कर दो तो वो अपने आप होते रहते हैं, या जो अपने आप ही होते रहते हैं, शुरू करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगरबत्ती को एक बार जला दो अपने आप जलती रहती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोयले को एक बार जला दो अपने आप जलता रहता है, स्पॉन्टेनियस है। पानी अपने आप सूख जाता है, इसमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही होता रहता है। बात समझ में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस क्यों है? ठीक है, सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? और जो नहीं होंगे स्पॉन्टेनियस वो क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप वर्क कर रहा है। अरे वही क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है, क्यों, व्हाई, ऐसा क्या था उसके अंदर? वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं। नहीं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होते हैं इसको समझाने के लिए 3 थ्योरीज आई, 2 गलत हो गई, 1 सही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझाने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे लिखते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझाने के लिए 3 थ्योरी आई थी। सबसे पहला है एंथैल्पी चेंज, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा H, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जिस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जिस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो हमने एक ही बात मान ली। हम चेक करने गए, एक रिएक्शन थी जो अपन ने अभी पढ़ी, कार्बन यानी कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल रहा है कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। डेल्टा H क्या है इसका? इस रिएक्शन का डेल्टा H है, नलायकों दिया नहीं है, दिया है -394 किलो जूल। कितना है? -394 किलो जूल, बराबर। डेल्टा H नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और कोयले को एक बार जला के छोड़ दो अपने आप जलता रहता है, तो प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। बात समझ में? ठीक है, मतलब सही बोल रहा है। पर हमें एक रिएक्शन और मिली, उस रिएक्शन में क्या हो रहा था पता है? वाटर जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो रहा था वाटर वेपर में। आपको पता है वाटर लिक्विड जो है वाटर वेपर में अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, इसको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
तभी पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है प्लस 40.6 किलो जूल है। कितना है? प्लस 40.6 किलो जूल। यानी जो कपड़े सूखते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जब आप छत पे डाले हैं तो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आया? ठीक है, जो इसके हिसाब से गलत होना चाहिए, इसके हिसाब से ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस, पर होता क्या है? स्पॉन्टेनियस। पानी अपने आप उड़ता है। ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? एंथैल्पी चेंज। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई ना? गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इवोपोरेशन ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। Evaporation of water is spontaneous, but endothermic process this is not explained by this theory। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले, राइट डाउन। सबसे पहले लिखो एंथैल्पी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। एंथैल्पी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। एंथैल्पी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। जल्दी लिखो, खत्म करना चैप्टर, ताकि जब बच्चा है तो उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। एंथैल्पी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। नीचे लिखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? सर अगर ये चैप्टर जल्दी खत्म कर लिया तो न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इस थ्योरी के अगेंस्ट एक थ्योरी और आई। ठीक है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। ठीक है, कि क्यों कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंथैल्पी। तो एक और थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। ये एंथैल्पी है, वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, पर ये अपन ने पहले पढ़ा था स्टेट फंक्शन में। मैंने आपको बोला था ये सब आगे पढ़ेंगे, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सब आगे आएगा। बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। यहां पर मैं आपको एक स्पेशल चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी जो होता है उसको S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से। ठीक है, एंट्रोपी किसको मेजर करता है? पहला क्वेश्चन, किसको मेजर करता है? किसको मेजर करता है? क्या होता है? रेंडमनेस को। ठीक है, एंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस को, डिसऑर्डर को। ठीक है, तो एंट्रोपी किसको मेजर करता है? डिसऑर्डर या रैंडमनेस को। आप बोलोगे ये क्या होता है? ठीक है, डिसऑर्डर या रैंडमनेस क्या होता है? आपने बचपन में सॉलिड पढ़ा है, 9th क्लास में लिक्विड पढ़ा है और गैस पढ़ा है। आप मुझे बताओ, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर हो जाते हैं और गैस के पार्टिकल सबसे दूर हो जाते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होगी? गैस में। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मूव भी करते हैं। सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसके अंदर है? गैस के अंदर। फिर लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड के अंदर। बात समझ में आया? जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं
अर्थ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। पानी इवोपरेट हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, बात समझ में, कंबशन हो रहा है, ठीक है, बात समझ में। तो जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं उसकी वजह से यूनिवर्स का रैंडमनेस बढ़ रहा है, बात समझ में। और धीरे धीरे रैंडमनेस इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम के बाद यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है ना ऊपर वाले ने कि टाइम के बाद सब खत्म, तब तक हम थोड़ी रहेंगे। तो ये स्पॉन्टेनिटी, बात समझ में आया, ठीक है। साइंस भी बोलती है सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? तो एंट्रोपी किसको मेजर करता है, डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को। तो राइट डाउन प्लेस की डेफिनेशन लिखो, द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन ए सिस्टम, द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन ए सिस्टम, the disorder or degree of randomness in a system is expressed by a thermodynamic function, is expressed by a thermodynamic function, is expressed by a thermodynamic function called entropy. The disorder or degree of randomness in a system is expressed by a thermodynamic function called entropy and denoted by capital S, and denoted by capital S, and denoted by capital S. Next point लिखो, it is a state function, it is a state function. What is the meaning of state function? depend upon initial and final. Very good, शाबाश बेटा, ठीक है। it is a state function and extensive property, it is a state function and extensive property. स्टेट फंक्शन का मतलब हमने बताया था जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बताया था? जो amount यस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा अपन ने। चलो अब नीचे हेडिंग डालो, इसी के नीचे एंट्रोपी चेंज, जिसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। सर ये वो तीसरी है एंट्रोपी के अंदर ही एंट्रोपी चेंज पढ़ रहे हैं। जैसे एंथैल्पी पढ़ा था, एंथैल्पी के अंदर एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ा था अपन ने, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस वो क्या होता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। आप ही लोग बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इसको डेल्टा एस लिखा, ठीक है। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज द, एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज द, एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज द, एंट्रोपी चेंज is defined as the ratio of heat absorbed, ratio of heat absorbed, ratio of heat absorbed by the system, ratio of heat absorbed by the system, ratio of heat absorbed by the system isothermally and reversibly, isothermally and reversibly, isothermally and reversibly, रिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबली, isothermally and reversibly to the temperature, to the temperature, to the temperature at which, to the temperature at which it is absorbed,
to the temperature at which it is absorbed, to the temperature at which it is absorbed, तो देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है। आपको पता है रैंडमनेस किस वजह से आता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं लिक्विड है, पानी है, पानी को आप हीट करोगे तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा। यस सर। तो कितना रैंडमनेस आया, मतलब अपन बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, आपने उसको कितनी हीट दी है, उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। बात ने उसी दो बातों पर डिपेंड करेगा ना। पानी था लिक्विड स्टेट में था, आपने हीट दी तभी तो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, उसी की वजह से तो रैंडमनेस बढ़ी है। क्लियर है? तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा एस जो है वो क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, हीट एब्सॉर्ब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और टेम्परेचर का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो हीट की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन। क्लियर है? ये भी लिख लो। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये लिखो कि सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होता है गैस में, तो एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। एंट्रोपी का ऑर्डर ही आएगा, सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्लियर है? ये लिख लो, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। नेक्स्ट बच्चों, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, हेलो दिवाज, आओ। तूने परमिशन ली मेरे से, फोन किया तूने? हैं? कौन से परमिशन करवा रहा है तू? एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। पहला लिखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन वो है कहां तू? और एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तूने कब बताया कि तू गाँव जा रहा है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है तूने मैसेज क्यों ड्रॉप किया? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। मालूम है ना, बीच में तू घर से निकले, बीच में मर मरा जाए, कुछ हो जाए तो किसी के पता तो लगना चाहिए। गधे। देखो बच्चों, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। बात समझ में? फ्यूजन का मतलब होता है, खूब सारा पड़ा, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। क्लियर है? और एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर वेपर स्टेट में, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। क्लियर है? सॉलिड का लिक्विड में और वो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। क्लियर है? अब देखो इसके लिए अगर हम लिखें डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एस वेपोराइजेशन, सॉरी फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन, तो इसमें जो एनर्जी देते हैं वो क्या होगा, डेल्टा एच फ्यूजन, और यहां पर आएगा मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और यहां पर आप यूज करोगे डेल्टा एस वेपोराइजेशन, यानी डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और जो टेम्परेचर होगा वो क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, पहले वाले केस में मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, चाहो तो एमपी लिख दो, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और दूसरे वाले केस में बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा इस केस में। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इसकी एंट्रोपी माइनस इसकी एंट्रोपी, तो आपको पता है लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है किससे, सॉलिड से। तो मान लो इसकी एंट्रोपी 20 है, इसकी 10 है, तो 20 माइनस 10 करो, कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा। तो ये जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी, डेल्टा एस जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। वैसे यहाँ पे देखो ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा वेपर में, ठीक है,
लिक्विड के कंपेयर में वेपर यानी गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। अगर इसकी मैं कहता हूं इसकी 100 है, इसकी 20 है, तो प्लस का 80 आएगा। 100 माइनस 20 करो तो क्या आएगा? प्लस का 80। इसका भी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। लिखते चलो लिखते चलो। इसका भी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? इसके नीचे लिख लो, यहां पर इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे यहां लिखना है। लिखो सर 1 मिनट पहले write down the definition of entropy of fusion। इसमें लिखो entropy of fusion may be defined as entropy of fusion may be defined as entropy change taking place entropy change taking place when entropy of fusion may be defined as entropy change taking place when 1 mole of substance changes from 1 mole of substance changes from solid into liquid state 1 mole of substance changes from solid into liquid state at its melting point नेक्स्ट लिखो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन के नीचे लिखो इट इज डिफाइंड एज एंट्रोपी चेंज taking place entropy change taking place when 1 mole of substance changes from liquid into vapor at its boiling point it is defined as entropy change taking place when 1 mole of substance changes from liquid into vapor at its boiling point। समझ में आया? दोनों के लिए डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? लिखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल राइट डाउन द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन न्यूमेरिकल लिख रहे हैं द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड डाईइथाइल ईथर the enthalpy of vaporization of liquid diethyl ether is 26 kilojoule per mole at its boiling point 35 degrees Celsius at its boiling point 35 degrees Celsius calculate delta S for A लिखो liquid to vapor calculate delta S for liquid to vapor और B लिखो vapor to liquid A लिखो liquid to vapor और B लिखो vapor to liquid। अब देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहा है यानी आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है। कितना दिया है?
26 किलोजूल पर मोल। 26 किलोजूल पर मोल। 26 किलोजूल पर मोल। और आपको बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री सेल्सियस में तो 273 प्लस करना पड़ेगा। 538 7310 1308 केल्विन बराबर। अब हमसे पूछा है डेल्टा एस वेपोराइजेशन जब ये लिक्विड से इसमें कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, क्योंकि आपको पता है जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करें 26 किलो जूल को मैं लिखूं तो ऊपर देखो 3 जीरो आ जाएंगे डिवाइड बाय 308। सॉल्व करो कितना आता है? सॉल्व करो जल्दी से। 84.4 जो आंसर आया होगा दिस इज 84.415 किलो जूल। नहीं जूल, हाँ जूल। डेल्टा एस वेपोराइजेशन हमारे पास आया 84.415 जूल पर। ये तब आया जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। बात समझ में आया? जूल पर केल्विन। हाँ सही बात है, सही बोल रहा लड़का, जूल पर केल्विन। आपको पता अगर इसको उल्टा करें माइनस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो आपको पता है फाइनल अब ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो वैल्यू तो सेम है, डेल्टा एस सेम रहेगा बस साइन चेंज रहेगा। इस केस के लिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा? -84.415 जूल और केल्विन। लिख लो, ये भी लिख लो। तो ये आपको दोनों के लिए पूछा है, लिक्विड टू वेपर भी पूछा है, वेपर टू लिक्विड भी पूछा है। क्लियर है? ठीक है, हम लोगों ने जो एंट्रोपी पढ़ा है उससे स्पॉन्टेनिटी कैसे समझाया जाएगा, क्लियर है? अब उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा कि एंट्रोपी होता क्या है। रैंडमनेस या डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है और जो टेम्परेचर होता है उसका रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी चेंज। क्लियर है? अब देखो एंट्रोपी चेंज की वजह से डेल्टा एस क्या होगा? अगर किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस, और किसी भी प्रोसेस का अगर डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जरा चेक करते हैं। ठीक है, कार्बन सॉलिड है, हाँ बोलो, जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है, क्योंकि इसमें डिसऑर्डर ज्यादा है, इसमें डिसऑर्डर कम। तो ज्यादा माइनस कम करोगे डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव, प्रोसेस कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियस। जो अभी प्रॉब्लम थी पानी, वाटर कौन सी स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में, अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इसी में प्रॉब्लम थी ना, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव था। ये देखो वेपर यानी गैस, इसकी एंट्रोपी ज्यादा, ये लिक्विड, उसकी एंट्रोपी क्या है? कम। ज्यादा माइनस कम, तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। ज्यादा माइनस कम तो पॉजिटिव होता है। 100 माइनस 20 तो कितना आएगा? प्लस का 80। तो डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? बात समझ में है? तो ये लिखो, इसमें लिखो एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी उसमें लिखो
if delta s देखा डेल्टा s is positive, if delta s is positive, process is spontaneous. एग्जाम्पल में लिख लो, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट लिखो, if delta s negative, process is non-spontaneous. अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर सॉलिड स्टेट में, जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हम कहना चाह रहे हैं पानी जो है वो बर्फ बन रहा है। ठीक है, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नहीं होगा? जैसे पानी यहाँ रखा अपने आप बन जाएगा? नहीं होगा ना। पानी यहाँ रखो तो फिर फ्रिज की जरूरत ही क्या थी? फ्रिज क्यों खरीदा आप लोगों ने? नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। क्योंकि सर आपने डेफिनेशन में लिखवाया था इरिवर्सिबल होता है, लेकिन ये तो रिवर्सिबल है। सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, नहीं रिवर्सिबल कोई नहीं होता है। आपने लिखवाया था सर। है बहुत बड़ा वाला गधा आदमी। देखो सर, अब मुझे बताओ, पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ से वापस लिक्विड भी बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता? तो रिवर्सिबल होगा कि रिवर्सिबल होगा? लेकिन सर एक मिनट सर, आप ठीक है, तो चलो, कुछ इंसान बेवकूफी हद पार हो जाती है। डेफिनेशन में द रिवर्सिबल प्रोसेस लिखवाया गया है, इरिवर्सिबल लिखवाया। ठीक है। पूरी लाइन पढ़ो, कौन से टॉपिक में पढ़ रहा तुम? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से जब हेडिंग दी थी तब मुझे ये बता कि जो कोयला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला बना लेगा। हाँ वही तो देखा। तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। स्पॉन्टेनियस नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ एंट्रोपी पढ़ रहे हैं। ऐसा बताओ ना सर। ठीक है, मूर्खों की सुधा यहाँ क्या प्यार पड़ जा रहा है, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या पानी अपने आप सॉलिड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, यानी ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस ना। ठीक है, अब यही बात मैं कश्मीर के लिए कर रहा हूँ, यही बात मैं कश्मीर के लिए कर रहा हूँ। लेह लद्दाख जाके आओ, फ्री में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पानी रखा अपने आप जम जाता है, डल झील जम गई, बात समझ में? फ्री में जमी ना, इसका मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। बात समझ में? तो लिखो इसके अंदर इसका एक्सेप्शन, कहाँ प्रॉब्लम आई लिखो इसमें। एक्सेप्शन में लिखो in hilly area water liquid, ये लिखो water liquid converted into water solid, liquid converted into ice, water liquid converted into is spontaneous in nature, hilly area लिखवाया हमने। in hilly area water liquid converted into water solid is spontaneous in nature, but the delta S for this process is negative, ये प्रोसेस क्या होना चाहिए था? नॉन स्पॉन्टेनियस, पर वहां पे क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है?
इसलिए ये भी क्या हो गई, कहानी खत्म। पहले हमने कहानी पढ़ी थी किसकी, एंथैल्पी की, क्लियर है। दूसरी कहानी किसकी पढ़ी हमने, एंट्रोपी की, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट डाउन, डालो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी के नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आया, एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिक्स में नहीं है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखो इसके अंदर द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, the entropy of the universe always increases in the course of every spontaneous change. The entropy of universe always increases in the course of every spontaneous change. In the course of every spontaneous change. इसका मतलब समझ में आया ना, यूनिवर्स एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। आपको पता है यूनिवर्स में बहुत सारे प्रोसेस अपने आप चल रहे हैं। आपको पता है अर्थ नीचे से अभी भी गर्म है, बात समझ में है, ठीक है। तो आपने देखा होगा लावा बाहर आता है, ठीक है, वोल्केनास होते हैं, बात समझ में। कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अपने आप ही हो रहा है, क्लियर है। इसके अलावा आपने देखा होगा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, बात समझ में है, ठीक है। जितने भी फ्यूल जल रहे हैं कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। कोयला निकाल निकाल के हम जला रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, बात समझ में आया। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बात समझ में आया। इसने यही बोला है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज, ठीक है। अगर एंट्रोपी इसी बढ़ती गई तो डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बात समझ में आया। मैं नहीं कहता, थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है, क्लियर है, क्योंकि डिसऑर्डर। चलो लिख लिया, The entropy of universe always increases in the course of every spontaneous change. ये हम लोगों ने पढ़ लिया, this is the second law of thermodynamics, ठीक है। याद रखना जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है, एंट्रोपी कंजर्व नहीं होती है। एंट्रोपी तो डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, बढ़ क्या रहा है, एंट्रोपी। अब हेडिंग डालो गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। लास्ट सर जब सब खत्म हो जाएगा तब भी एनर्जी बची रहेगी, रैंडमनेस, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, क्योंकि आपको पता है अगर बाय द वे हीट बढ़ती है तो टेंपरेचर राइज होता है। ग्लोबल वार्मिंग इसके तो एग्जांपल है, जितना फ्यूल जलाओगे आप अल्टीमेटली क्या होगा, यूनिवर्स का टेंपरेचर बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं किसको, इसी चीज को तो बोलते हैं। लिखो इसमें गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब ईमानदारी से एक चीज मुझे बताना, पढ़े लिखे इंसानों, जैसे मान लो आज आप घर जाओ, ऐसे होगा नहीं मुझे पता है, और आप पढ़ने बैठे, मतलब आज के दिन में हो सकता है आप कभी टाइम निकाल के पढ़ लो, बहुत कम ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो आप रात को 8 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है, 9 बजे तक पढ़े, ये तो टाइम ड्यूरेशन की पढ़ाई, इसमें ये कहा गया कि 8 बजे बैठा था पढ़ने के लिए, अभी 9 बजे उठा है, ठीक है।
ईमानदारी से बताओ उस 1 घंटे में आप कितने मिनट बराबर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होते हो? 10 मिनट। ईमानदारी से उस 1 घंटे में आप कितने मिनट पढ़ाई कर रहे होते? 60 मिनट आप लोग बैठे हो, ठीक है, इन द नेम ऑफ स्टडी, ठीक है, बात समझ में? हम पढ़ने बैठे हैं 1 घंटे से, ईमानदारी से बताओ उस 1 घंटे में कितने मिनट पढ़ाई हुई होगी? हैं? सर पहले 50 10 मिनट। मिनट तो सेटल होने में लग जाते हैं कि बैठे कैसे। ठीक है, कोई बोल रहा 50 मिनट्स, कितने मिनट? कहानी नहीं पूछी, तू क्या करेगा उसमें, क्या सोचेगा? तू हवाई किले भी बना सकता उसके अंदर, ये भी सोच सकता मैं ना ये वाली गाड़ी लूंगा, किताब तो खुली है पर दिमाग में ये चल रहा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फ्यूचर प्लानिंग। 30 to 40 minutes. 30 to 40 मिनट्स, सेम 30. 30 to 40 मिनट, चलो वेरी गुड। इसका मतलब वो जो 30 से 40 मिनट थे वही काम के थे, बाकी तो बकवास हो गई, है ना? गुड, यही है गिब्स फ्री एनर्जी, यही है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी दो तो कितनी एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी? कितनी एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी, उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप जैसे मान लो कि आपने गैस चालू किया, आप कुछ सी चीज को गर्म करो, जैसे कॉफी बना रहे, सिंपल सी बात है, तो जितनी एनर्जी आप कंटेनर को दे रहे हो पूरी एनर्जी कंटेनर को थोड़ी मिलेगी, कुछ एनर्जी तो एनवायरनमेंट खा जाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? कुछ फोकट में पतीला गर्म करने में चली जाएगी, पतीला तो नहीं पिएंगे ना हम, ठीक है? उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको कितनी एनर्जी मिलेगी जो कॉफी में कन्वर्ट हो रहा है? वो जितनी एनर्जी दी है वो पूरी नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी उसको, बात समझ में आया? तो वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। भले ही हम 60 मिनट पढ़ने बैठे थे पर काम के मिनट कितने थे? 30 से 40 मिनट आप लोग जो बोल रहे हो वो गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? जो एनर्जी वेस्ट जाएगी वो एनवायरनमेंट में जाएगी, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने जो खाना खाया है उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो पूरी एनर्जी आपके वर्क में थोड़ी कन्वर्ट होगी। सारी एनर्जी में आपने पैदल चल लिया, ये सारी एनर्जी में आपने देख लिया, आपके हार्ट ने काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ एनर्जी जो होती है आप एनवायरनमेंट को ट्रांसफर करते हो। ठंड लगती है ना, ठंड लगने का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा एनर्जी खा रहा है, आपसे खींच रहा है एनर्जी, उसको रोकने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, समझ में आया ना? तो लिखो गिब्स फ्री एनर्जी में द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, the amount of energy available from a system, the amount of energy available from a system at a given set of condition, the amount of energy available from a system at a given set of condition, at given set of condition that can be put into the amount of energy available from a system at given set of condition that can be put into useful work, that can be put into useful work is called Gibbs energy, is called Gibbs energy, denoted by capital G, denoted by capital G. लिखा? गुड। अब देखो, सपोज करो ये है आपके पास एनर्जी जो आप किसी भी सिस्टम को दे रहे हो, ये पूरी वर्क डन में कन्वर्ट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कुछ एनर्जी जो है सिस्टम सराउंडिंग के पास गई जो क्या बढ़ा रही है? डिसऑर्डर, रैंडमनेस बढ़ा रही है। बात समझ में आया? रैंडमनेस को हम एस से डिनोट करते हैं, पर आपको पता है एनर्जी में से एनर्जी को माइनस कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस इज इक्वल टू क्या था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये है हीट, हीट में से हीट ही माइनस होगी, तो ये टी और इनटू एस कर दो इधर, तो देखो कितनी एनर्जी वेस्ट चली गई, ये इसी को हम बोलते हैं जी।
बात समझ में आया? तो G इज इक्वल टू क्या होगा, H माइनस Ts, एंथैल्पी माइनस T into S, S is the entropy and T is the temperature. सर वो H पूरी एनर्जी। हाँ, H टोटल एनर्जी। लिख लो G is equal to H minus Ts. H is the enthalpy of the system, S entropy of the system, T is the temperature. ठीक है, तो इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। कितने बजे सर?